नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 3/9/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत में 17 वर्षों के बाद 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अच्छा, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत ने इसकी मेजबानी इससे पहले 2009 में की थी। कहाँ की थी? हैदराबाद शहर में की थी। अब 2026 में भारत इसकी मेजबानी करेगा, तो कहाँ करेगा? नई दिल्ली में करेगा। इसके अतिरिक्त 2019 में भी इसकी मेजबानी की गई थी। कहाँ? चाइना में की गई थी। चाइना में कहाँ गई थी? नाइजिंग में। मतलब 2019 के बाद यह जो टूर्नामेंट है यह एशिया में लौटा है और भारत में 2009 के बाद लौटा है। अच्छा, जो पीवी सिंधु है वह 5 पदकों के साथ भारत की इस टूर्नामेंट में सबसे सफल खिलाड़ी रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी से अगस्त 2025 के दौरान दिल्ली एनसीआर का औसत एक्यूआई क्या था, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है? आपके ऑप्शन हैं 187, 172, 194, 203। इसका सही जवाब है 172। जनवरी से अगस्त 2025 में दिल्ली का औसत एक्यूआई अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 दर्ज किया गया है, जो कि 2020 में लॉकडाउन के बाद पिछले 8 वर्षों में सबसे अच्छा है। मतलब अगर लॉकडाउन 2020 का वर्ष छोड़े लॉकडाउन का वर्ष छोड़े तो पिछले 8 वर्षों में अभी तक का सबसे अच्छा एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है जनवरी से अगस्त 2025 में। अच्छा, अगस्त 2025 में जो औसत एक्यूआई वह 89 रहा है, जिसमें कोई भी दिन 400 से ऊपर नहीं गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा है? आपके ऑप्शंस हैं 5%, 6.5%, 8%, 10.7%। इसका सही जवाब है 6.5%। भारत का जीएसटी संग्रह अगस्त 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में 6.5% बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें जो घरेलू राजस्व है उसमें 9.6% की वृद्धि हुई है, जबकि जो आयात राजस्व है अर्थात इम्पोर्ट रेवेन्यू है वह 1.2% से गिरा है। हमें यहाँ पे ये फ्रेंड याद रखना है कि भारत का जो जीएसटी कलेक्शन है वह अगस्त में 6.5% से बढ़ा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से किस शहर में मुलाकात की है? आपके ऑप्शंस हैं बीजिंग, शंघाई, कजान, तियानजिंग। फ्रेंड्स, एससीओ समिट इस बार बहुत न्यूज में रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस बारे में सब कुछ पता होगा कि वह किस शहर में आयोजित किया गया था। इसका जवाब है तियानजिंग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान तियानजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। वहां पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति शी व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बहुत सा समय निकाला है। यह मोदी की यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 7 वर्षों के बाद पहली चीनी यात्रा है, जो कूटनीतिक पुनर्स्थापन का प्रतीक है। अर्थात जो भारत और चीन के बीच जो अच्छे रिश्ते कायम करने हैं उसके लिए यह यात्रा की गई है। और यह यात्रा भारत और चीन के अच्छे रिश्तों के लिए क्यों की गई है? क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से जो अननेसेसरी का टैरिफ का दबाव आया है उसको काउंटर करने के लिए। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं और विवादों से बचने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए बीमा पॉलिसी के रूप में सीमा पर शांति और स्थिरता पर जोर दिया है। उन्होंने व्यापार सहयोग, आतंकवादी रोधी, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की भी चर्चा की है।
साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ भी अपने संबंधों को गहराया है। यहाँ पर ये मित्र मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो एससीओ का जॉइंट डिक्लेरेशन आया है, उसमें पहलगाम जो अटैक है उसका भी मेंशन किया गया है, जो कि पहले नहीं किया गया था। जब हमारे देश के रक्षा मंत्री इसी एससीओ समिट के लिए, जो छोटे रूप में होती है, चाइना गए थे, उस टाइम पे आपको याद होगा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री ने जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मिशेल स्टार्क ने लंबे प्रारूपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कब की है? आपके ऑप्शंस हैं 2023, 2024, 2025, 2026। इसका सही जवाब है 2025। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिशेल स्टार्क ने 2012 से अब तक 65 मैच खेले हैं। खेलने के बाद 2025 में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिसमें उन्होंने 7.74 की इकनॉमी से 79 विकेट लिए हैं। यह फैसला टेस्ट, वनडे और एसएस तक 2027 तक वनडे विश्व कप जैसी भविष्य की श्रृंखलाओं को प्राथमिकता देने से के उद्देश्य से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा भारतीय एनजीओ 2025 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला एनजीओ बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं एजुकेट गर्ल्स, प्रथम, अक्षय पात्र, सेवा। इसका सही जवाब है एजुकेट गर्ल्स। राजस्थान में सफीना हुसैन द्वारा 2007 से स्थापित एजुकेट गर्ल्स 2025 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। यह एनजीओ 20 लाख से ज़्यादा अधिक लड़कियों को नामांकित किया है, जो देश भर के 30,000 से ज़्यादा गांवों में अपना विस्तार किया है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के पहले डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड की शुरुआत की है, जिसे मापने योग शिक्षण परिणामों के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। संगठन ने प्रगति भी शुरू की है, जिसमें 15 से 29 वर्ष की किशोरियों और महिलाओं को अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने में मदद मिली है। मतलब इस संगठन ने प्रगति नाम का एक कहते हैं योजना शुरू की है, जिसमें उन्होंने 15 से 29 वर्ष की जो लड़कियां और महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा फिर से शुरू करने में मदद की है, जिनकी शिक्षाएं छूट गई थी। रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन ने जमीनी स्तर पर शिक्षा के प्रयासों के माध्यम से निरक्षरता, गरीबी और सांस्कृतिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए इसके योगदान को मान्यता दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा राज्य डिजिलॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे अधिक सेवाएं प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 254 सेवाओं के साथ सबसे आगे है। उसके बाद दिल्ली 123, कर्नाटक 113 और असम 102 सेवाओं के साथ आता है। NEGD अर्थात नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए डिजिलॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर पूरे भारत में 1938 ई सरकारी सेवाओं को एकीकृत किया है। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप अपनी जो गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वह लोड करके रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें एक्सेस करके उसको दिखा भी सकते हैं। यह उपलब्ध प्रमाण पत्रों, योजनाओं, उपयोगिताओं और कल्याणकारी सेवाओं को प्रदान करने में सुविधा, पारदर्शिता, समावेशिता और दक्षता सुनिश्चित करता है। इस वाक्य से आपको पूरा इसका सार समझ में आ गया। भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में डिजिलॉकर कागज रहित शासन और सतत विकास लक्ष्यों को मजबूत करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मैं एक पिछला पुराने वाले फ्रेंड से आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि डिजिलॉकर नाम की जो ये ऐप है, ये आप लोगों को भी अपने पास डाउनलोड करके रखनी चाहिए, ताकि आप लोग को भी इसमें अपने जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो अवेल करने चाहिए। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपकी संस्था ने गवर्नमेंट के माध्यम से डाला होगा, तो वो आप तुरंत आपके पास आ जाएगा। अर्थात मतलब वो तुरंत उसको डाउनलोड कर लेगा उस संस्था से। तो यह कभी भी आपको
काम आ सकता है जरूरत पड़ने पर। आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। इसमें 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके अगर आपकी बोर्ड ने या यूनिवर्सिटी ने आपके आपके जो कहते हैं ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट हैं वो भी अपलोड किए होंगे, तो वो सब आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं सही जानकारी डालने पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में लॉन्च होने वाले भारत के पहले एआई संचालित आदिवासी भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वाणी एआई, भाषा सेतु, जनवाणी, आदिवाणी। इसका सही जवाब है आदिवाणी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक आदिवाणी लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, हो सकता है आगे चल के पूछा जाए। यह अपने बीटा चरण में संथली, भीली, मुंडारी और गोंडी को समर्थन करता है। मतलब इन बोलियों को, इन भाषाओं को समर्थन करता है और इसमें अधिक भाषाओं का विकास किया जा रहा है। यह इंडिक ट्रांस 2 और एनएलएलबी मॉडल का उपयोग करके निर्मित यह सांस्कृतिक संरक्षण के लिए पाठ, भाषण और ओसीआर आधारित अनुवादों को सक्षम बनाता है। यह भारत में 81 संवेदनशील अर्थात वनरेबल और 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त जनजातीय भाषा अर्थात क्रिटिकली एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेजेस के भाषाई संरक्षण को संबोधित करता है, मतलब संरक्षण मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोलकाता में 132वें डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में किस टीम ने जीत हासिल की है? आपके ऑप्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, डायमंड हार्बर एफसी, मोहन बगान एसजी या ईस्ट बंगाल। इसका सही जवाब है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में कोलकाता फाइनल में डायमंड लीग हार्बर एफसी में डायमंड एफसी को हराकर 6 डुरंड कप 2025 का खिताब जीता है। तो डुरंड कप 2025 किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। डुरंड कप जिसकी स्थापना 1888 में शिमला में सर मोर्टिमर डुरंड द्वारा की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका आयोजन AIFF अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तहत DFTAC द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह 3 ट्रॉफी प्रदान करने के लिए अधिक है, जो है डुरंड कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डल झील में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पदक तालिका पर कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, MP, केरल, पंजाब। इसका सही जवाब है MP, मध्य प्रदेश। पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव अर्थात वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर में आयोजित किया गया था डल झील में। इसमें मध्य प्रदेश 18 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, जिसमें 18 पदक में 10 स्वर्ण पदक थे, 3 रजत थे एवं 5 कांस्य पदक थे। यह कार्यक्रम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा खेल की संस्कृति और पारिस्थितिक को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। फ्रेंड्स, आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूं, इसका जवाब देना है। आपका क्वेश्चन यह है कि पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो कि डल झील श्रीनगर में किया गया था, इसका मैस्कॉट क्या था? मैंने पुराने प्रश्नावलियों में इसका जवाब 2-3 बार बताया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण पर आधारित सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही जवाब है दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का हाल ही में उद्घाटन किया। उन्होंने चिप्स को 21वीं सदी का डिजिटल हीरा घोषित किया है। फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, डिजिटल हीरा प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी में चिप्स को घोषित किया है। चिप्स मतलब सिलिकॉन चिप्स।
और 2021 से अब तक 10 परियोजनाओं के में भारत द्वारा किए गए 18 अरब डॉलर के निवेश को उल्लेख किया है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मेड इन इंडिया की चिप भी भेंट की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में भारत और नेपाल के बीच किस नए रेल संपर्क का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? जयनगर, बारदीवास, रक्सौल काठमांडू, बनबसा महेंद्रनगर, जोगबनी विराटनगर। इसका सही जवाब है जोगबनी विराटनगर। भारत और नेपाल के बीच 2025 में जोगबनी विराटनगर रेल लिंक का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना संपर्क बेहतर करती है, व्यापार को सुगम बनाती है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है। यह भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सीमा पार अवसंरचना विकास का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने 2025 में फ्रांस से कौन से प्रमुख रक्षा उपकरण खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? आपके ऑप्शंस हैं पनडुब्बी, विमान वाहक पोत, ड्रोन, राफेल मरीन जेट। इसका सही जवाब है राफेल मरीन जेट। भारत ने 2025 में अपनी नौसेना के लिए फ्रांस से राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने पर समझौता किया है। यह विमान भारत के विमान वाहक पोतों से संचालित होंगे और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में भारत अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किस शहर में लॉन्च करेगा? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही जवाब है दिल्ली। भारत 2025 में अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिल्ली में लॉन्च करेगा। यह भारत के कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए योजना है और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का भी यह हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत आसियान समुद्री अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान सागर। इसका सही जवाब है दक्षिण चीन सागर। भारत आसियान समुद्री अभ्यास 2025 दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डीआरडीओ द्वारा IA इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? चेन्नई, ओडिशा, मुंबई, गोवा। इसका सही जवाब है ओडिशा। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, अर्थात IADWS। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मिशेल स्टार्क ने 2012 में अब तक के 65 मैच खेलने के बाद 2025 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नई दिल्ली 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। अच्छा, इससे पहले भारत ने यही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी 2009 में की थी हैदराबाद में। जनवरी से अगस्त 2025 में दिल्ली का औसत AQI अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 दर्ज किया गया। भारत में जीएसटी संग्रहण अगस्त 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में 6.5% बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने SCO शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान तियानजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राजस्थान में सफीना हुसैन द्वारा संचालित 2007 से स्थापित एजुकेटेड गर्ल्स NGO को 2025 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। महाराष्ट्र 2054 सेवाओं के साथ सबसे आगे है और उसने जो NEGD पोर्टल है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो पोर्टल है, जिसमें डिजी लॉकर जैसी सेवाएं हैं, उस डिजी लॉकर की सेवाओं के माध्यम से जो सेवाएं देनी है उसमें सबसे आगे है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाणी लॉन्च किया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने कोलकाता फाइनल में डायमंड हार्बर FC को 6-1 से हराकर डुरंड कप 2025 का खिताब जीता है। पहले खेलो इंडिया
वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश ने 18 पदक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली स्थित यशोभूमि भूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। भारत और नेपाल के बीच 2025 में जोगबनी विराटनगर रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इस प्रश्नावली से लाभ मिला है तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।